दोस्तों, करण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो आज फिर से एक क्लास पेडागोजी की लगाई जाएगी। डेली क्लासेस लगती हैं, ये 8वीं क्लासेस है। तो आप सभी डेली क्लासेस लीजिए, प्ले लिस्ट बना दी गई है। तो सभी नंबर वाइज डली हैं वहाँ पर क्लासेस, सोशल साइंस और पेडागोजी, हिंदी सभी की। तो आप सभी वहाँ जाकर देख सकते हो इसी चैनल पर। और जो नए आए हैं वो लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास हर नोटिफिकेशन मिल सके। एवं लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं अपनी क्लासेस। और डेली और 2011 से 2023 तक के सभी प्रीवियस ईयर पेपर लगवाए जा रहे हैं। 2011 से 2023 के संपूर्ण और पूरे लगवाए जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं बीच में, सारे लगवाएंगे। आपके पेपर तक सब लग जाएंगे। तो इसलिए सभी पेपर लगवाए जा रहे हैं। सीटेट के, सीटेट पेपर 2 के। तो 1 के लिए हिंदी पेडागोजी तो इम्पोर्टेंट है, वो हो जाएगी दोनों के लिए। और सोशल साइंस जिसका सब्जेक्ट है तो उसके लगवाए जा रहे हैं। तो आप सभी इस चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एवं सब्सक्राइब। तो आप सभी को शेयर भी कर दीजिए जिसको इसकी ज़रूरत हो, प्रीवियस ईयर पेपर लगाना हो, उसको कंटेंट नहीं मिल रहा हो तो ये शेयर कर सकते हो आप सभी। तो इस प्रकार से चलो अपने क्वेश्चन अब आज लगाते हैं। ये पेपर है 8 दिसंबर 2019 का, ठीक है, सीटेट का। फिर आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन लगाते हैं हम अपने भाग 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। कौन सा? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। दोस्तों मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है आज, फिर भी आपके लिए क्लासेस लगवा रहे, क्योंकि आपका बैक ना हो बीच में। डेली क्लासेस आए और आप सभी अपना पेपर लगाओ, जिससे आपको नॉलेज हो, एक नॉलेज हो कि कितना आपने अचीव किया अभी तक और कितना आपको करना है और कितना ज़रूरी है, कितना रह गया आपका। तो आप डेली लगाओगे तभी आपको पता चलेगा कि आप कितने नंबर का लगा पा रहे हो पेपर। तो इसलिए मैं डेली क्लासेस लाती हूँ, चाहे गला दुखे चाहे कुछ भी हो। तो आप सभी देखिए, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। क्वेश्चन से चलो। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, तो जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बेज प्राप्त करना, तब ऐसी स्थिति में एक संभावना उत्पन्न होती है। देखते हैं तब ऐसी स्थिति में कौन सी संभावना उत्पन्न हो जाती है। तो अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने की बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना उत्पन्न हो जाता है। एवं फिर अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिव्यक्ति का विकास। तो हमें ये सही लगा। देखते हैं फिर, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिव्यक्ति का विकास समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना। तो वो पूछ रहा कौन सी संभावना उत्पन्न हो जाती, तब ऐसी स्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति होने के टाइम पे संभावना होती है अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिव्यक्ति का विकास। ये संभावना उत्पन्न हो जाती है, ना कि और। तो यानी हमारा 2 आंसर सही है। फिर है आगे, संज्ञान एवं संवेग के मध्य किस प्रकार का संबंध होता है? संज्ञान एवं संवेग के मध्य किस प्रकार का संबंध उत्पन्न होता है? देखते हैं। द्विदिशीय दोनों के बीच एक गतिशील परस्पर क्रिया होती है, एक दूसरे से स्वतंत्र, यानी एक दूसरे से स्वतंत्र। इसका तो आंसर ही दिख ही नहीं रहा है। एक दिशीय संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं। एक दिशीय संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है, शायद ये होगा। ये दोनों के बीच गतिशील होगा, एक दूसरे से स्वतंत्र, यानी परस्पर क्रिया। तो हमारा राइट आंसर है कौन सा? तीसरा, यानी एक दिशीय यानी संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से संबंध होता है संज्ञान एवं संवेग का। दोनों एक दूसरे को दोनों संवेग संज्ञान को, जैसे कि हमारा संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है। तो हमारा तीसरा आंसर राइट है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का संवेग स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो देखते हैं हमारा कौन सा सही है।
अधिगम के प्रभावित कारक जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो हमारे चारों ही सही है। विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का संवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। दोस्तों पूरी वीडियो देखना, तभी आपको समझ आएगा कि हमने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, कितने नंबर आए, कितने नहीं आ रहे हैं, कौन से आपको कठिन लग रहे हैं क्वेश्चन, कौन से सरल लग रहे हैं। इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। और आप अब मेरी आवाज़ पे मत जाइएगा, क्योंकि मेरा गला आज ठीक नहीं है। गला ठीक नहीं है तो आवाज़ ऐसे ही आएगी। और आप पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको पता चल पाएगा कि आपका कितना नंबर आ रहे हैं, आपका कितना नॉलेज बढ़ा है, कितना कम हुआ है, तभी आपको पता चलेगा। तो आप प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए, तभी समझ आएगा। तो इसका आंसर है हमारा पहला, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों सही है, यानी पहला आंसर हमारा राइट है। फिर देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के समर्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? उद्दीपन, प्रतिक्रिया, संबंध, सामाजिक परस्पर क्रियाएं, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, पुरस्कार एवं दंड। तो राइट है हमारा ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू ढूंढना है। तो उसका एक महत्वपूर्ण पहलू ना कि प्रतिक्रिया संबंध है, ना कि अभ्यास बार बार करवाना, ये तो बेकार ही है, नेगेटिव ही वर्ड है। और ना पुरस्कार ना दंड दे के करवाना, उनको करवाना पड़ेगा जो, क्योंकि उनको सार्थक यानी साथ साथ में प्रक्रिया महत्वपूर्ण करना है, यानी सामाजिक और परस्पर क्रियाएं जो साथ साथ होती हैं और एवं सार्थक मिलके प्रक्रिया महत्वपूर्ण पहलू भी यही बन जाएगा, यानी दूसरा हमारा राइट आंसर है सामाजिक परस्पर क्रियाएं। तो हमारा दूसरा सही आंसर है। फिर है आगे कि बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? तो बाल्यावस्था की अवधारणा से देखते हैं क्या अभिप्राय है। यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। चलो आगे चलते हैं, ये तो नहीं लग रहा है, चलो बड़ा कर ले इसको। फिर है बाल्यावस्था, कौन सा क्वेश्चन था कि बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? तो देखते हैं। तो यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों से सार्वभौम रूप से समान है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। क्या दुष्ट रूप में? बच्चे कभी दुष्ट रूप में, ये सब गलत है, केवल एक राइट है, यानी दूसरा राइट है। यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है, यानी दूसरा हमारा इसका राइट आंसर है। फिर देखते हैं आगे, छोटा कर ले। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? मध्य बाल्यावस्था की विशेषता अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं संचालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है एवं शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। फिर बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो राइट आंसर है कि मध्य बाल्यावस्था में आते हैं जब बच्चे, तब वो क्या करना प्रारंभ कर देते हैं। तो वो बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसा है कि जब वो बाल्यावस्था मध्य में आ जाती है तो वो तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, और जब वो किशोरावस्था में आ जाते हैं तो अमूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार से है। फिर है परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की क्या है? देखते हैं परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों की सामाजिकरण की कौन सी क्रिया है। देखते हैं। द्वितीयक एजेंसियाँ, प्राथमिक एजेंसियाँ, मध्य एजेंसियाँ, मनोवैज्ञानिक एजेंसियाँ। तो राइट है हमारा कि पास पड़ोस परिवार में है, पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसियाँ, कौन सी? प्राथमिक एजेंसियाँ माना जाता है उसको। फिर है क्योंकि परिवार या आस पड़ोस प्राथमिक में आ जाता है ना, इसलिए। फिर वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? तो देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार एक वयस्क बच्चा है जो निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो अंतः व्यक्ति निष्ठता,
खोजपूर्ण अधिगम, पहाड़ यानी ढांचा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो जब बच्चा वयस्क हो जाता है तो वो निष्पादन के वर्तमान स्तर को जो वर्तमान स्तर चल रहा उसको सहयोग करता है। तो कैसे विस्तारित करता है तो देखते हैं। तो वो करता है खोजपूर्ण अधिगम से। कैसे? जब खोज करता है फिर उससे विस्तार करता है, तब पता करता है। तो ये राइट आंसर है। फिर है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स भूल गई तथा वह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा। तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन किस अभिन्यास प्रारूप को किस अवस्था में दर्शाता है? तो उनका वाइगोस्की के अनुसार दर्शाता है कि आदान प्रदान अभिन्यास प्रारूप को परंपरागत अवस्था पर दर्शाता है। राइट, यानी हमारा पहला ही सही आंसर निकल गया। आगे कानून व्यवस्था कहाँ से आ गई बच्चों में, आज्ञा पालन कहाँ से आ गया छोटे बच्चों में, अच्छा होना परंपरा, यानी पहला ही राइट है कि पहले आदान प्रदान करते कथन में नूर जहाँ, फिर परंपरागत के अनुसार, यानी हमारा पहला ही राइट आंसर है। फिर है, समाज में विभिन्न लोगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? तो समाज में विभिन्न लोगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य अवधारणाओं को कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिताएं, जेंडर विभेदीकरण, जेंडर पहचान, जेंडर भूमिका। तो हमारा राइट आंसर है कि इन अवधारणाओं को कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिताएं। तो लिंगों के रूप में ये मतलब भेदभाव करते हैं ना, तब वो जेंडर रूढ़िवादिता ही कहलाती। क्या? जेंडर रूढ़िवादिता, यानी पहला आंसर हमारा राइट है। आगे देखते हैं। हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को काम करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? देखते हैं यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है जो हाल ही में कहानियों में शामिल किया गया है। तो देखते हैं कि यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ावा है, यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहन करता है। तो राइट है हमारा, इसमें भी जेंडर वाइजता दिख गई है कि उसमें ये दिख रहा है ना कि पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। तो इसमें जेंडर रूढ़िवादिता है वो नहीं दिख रही है क्योंकि एक समान है, क्योंकि कोई कार्य कर रहा, माता कोई भी कर रही, पिता घर का भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका आंसर राइट होगा हमारा 3, यानी यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त कर रहा है। राइट, एक पहला एक क्वेश्चन इतना अच्छा पॉजिटिवली मिला है कि जो रूढ़िवादिता को समाप्त कर रहा है। नहीं तो इतने क्वेश्चन आते वो रूढ़िवादिता ही दिखाते सबसे ज़्यादा, और आजकल समाज में भी रूढ़िवादिता ही तो दिखाते। कौन सा उसमें ये समानता भी आई है? समाज में भी बोलते हैं कि आदमी काम नहीं कर सकते हैं, औरत ही काम कर सकती है घर का, कभी आदमी नहीं कर सकता है, सिर्फ औरत ही घर का काम करेगी। तो उसमें भी तो जेंडर रूढ़िवादिता दिखता है, उसमें कौन सी समानता है? अगर समानता होती तो कोई भी कोई काम कर लेता, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अभी भी रूढ़िवादिता बरकरार है हमारे देश में, वो हटी नहीं है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? तो पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता, ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर, ताल एवं सौंदर्यपरक, और फिर है सौंदर्यपरक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता। तो राइट है हमारा कि जो तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता है? तो उनकी विशेषता है कि पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। तो राइट आंसर हमारा पहला है जो उसके मैच हो रहा है ना। फिर जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित
निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। तो देखते हैं जीन पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत है वो निगमनात्मक तर्क किस अवधि में आता है। तो अमूर्त संख्यात्मक अवस्था, संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संख्यात्मक अवस्था, मूर्त संख्यात्मक अवस्था। तो राइट आंसर है हमारा कि जो निगमनात्मक तर्क है वो आता है हमारा निगमनात्मक है, वो आता है हमारा अमूर्त संख्यात्मक अवस्था में। राइट है हमारा अमूर्त संख्यात्मक अवस्था में यानी किशोरावस्था में आता है निगमनात्मक तर्क है। और जो मूर्त संख्यात्मक अवस्था है उसमें कौन सा आता है, तो आगमन, यानी आगमन और निगमन, यानी निगमन आता है अमूर्त में और आगमन आता है मूर्त में। तो इस प्रकार से आता है कि नियम से शुरू करते हैं मूर्त में और उदाहरण से शुरू करते हैं किसमें, उसमें अमूर्त में। इस प्रकार से हमारा ये जिसने थ्योरी पढ़ी है वो आराम से क्वेश्चन लगा ले रहा होगा, जिसने नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं, वो पढ़ ले, अभी भी टाइम है, फिर नहीं बचेगा टाइम, अभी भी जितना टाइम है करो कंज्यूम। और वो भी कितना सा टाइम बचा है, तो थोड़ा सा ही बचा है, समझो 20 ही दिन बचे, तो उसमें भी 10 दिन अच्छे से 8-8 घंटे बैठ के थ्योरी पढ़ लीजिए और 8-8 घंटे, जैसे 8-8 घंटे बैठ के थ्योरी 10 दिन पढ़ लीजिए और 10 दिन 8-8 घंटे प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए, आराम से आपका हो जाएगा। या साथ में लगाते चाहिए, 4 घंटा थ्योरी 4 घंटा प्रीवियस ईयर, आराम से कर ले जाओगे। लेकिन फिर नहीं कर पाओगे, अभी से टाइम हो सकता है फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर यही हो पाएगा कि अगले वर्ष की तैयारी स्टार्ट करके रखना, जिससे फिर लोड ना लेना पड़े, पहले से ही प्रिपेयर रहो उसके लिए, ठीक है। खालिस्तान के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है, यानी अल्बर्ट बंडूरा, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की। तो यह किसके अनुसार है, तो ये है हमारे लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सामाजिक क्रिया और सांस्कृतिक, ये लेव वाइगोत्स्की ही फाइल में आते हैं, यानी इन्हीं के सिद्धांत में आते हैं, और कोई के में नहीं आएंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण आएंगे, लेकिन पहली प्रायोरिटी है लेव वाइगोत्स्की की सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ दोनों। फिर है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निकलते हुए एक ग्रेड 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। तो केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए, ये तो नहीं सही है कि निर्धारित पाठ पर ही निर्भर रहो। फिर तार्किक बहस के प्रयोग को प्रोत्साहन करना चाहिए, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त संख्याओं का प्रयोग करना चाहिए। तो देखो, जहाँ केवल आ गया उसको तो काट ही दो, गलत है, क्योंकि केवल एक नेगेटिव टैग वर्ड है और इधर भी केवल है, यानी 4 तो पहला कट चुका, अब बचे 2। अब उसमें है हतोत्साहन, यानी ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है, तो इसको काट दो। तो हमारा सही कौन बचेगा, तीसरा। ना उसमें हतोत्साहन है, ना उसमें केवल वर्ड है, पॉजिटिव सभी वर्ड है कि तर्क आधारित समाधान आवश्यकता होती है, यानी हमारा तीसरा इसका राइट आंसर है कि 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। तो ये करना चाहिए कि ऐसी समस्या प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, यानी तीसरा हमारा सही आंसर है। फिर है सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है, तो विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलात्मक आकलन का प्रयोग करना, केवल संरचनात्मक आकलन, केवल संकलात्मक आकलन, ना तो संरचनात्मक ना ही संकलात्मक आकलन, यानी हमारा राइट आंसर होगा कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। तो देखो, पहली बात तो केवल आ गया, ये नेगेटिव वर्ड है, इनको नहीं कर सकते शामिल, ठीक है। इसमें भी नेगेटिव वर्ड आ गए, ना ही, तो क्यों करें इसको, ठीक है। तो हमारे ये तीनों ऐसे ही कट चुके हैं, तो बच्चा कौन, पहला, तो पहला ही राइट होगा कि विविध प्रकार की, इसीलिए बोला गया है कि नेगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड ये दोनों ही डले हैं, इस वीडियो डली है तो जाकर देख लीजिए, पेडागोजी की ही लाइन में डले, प्ले लिस्ट में डली है, तो आप जाकर देख लीजिए, नाम वाइड और नंबर वाइड डली है, तो आप सभी वहाँ जाकर देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है वो, क्योंकि उससे आधी पेडागोजी तो आपकी इसी से सॉल्व हो जाएगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए वो जाकर जरूर देखें, पूरी हो जाएगी, वैसे मानो तो अच्छे से पढ़ लो तो पूरी हो जाएगी। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है, यानी विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करना चाहिए, दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक
आकलन का प्रयोग करना चाहिए, यानी हमारा पहला राइट आंसर है। फिर है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो विभेदीकरण, समाजीकरण, मुख्य धारा से जोड़ना, समावेशन। तो राइट आंसर है हमारा कि समाज उन्हें क्या कहते हैं, जो कौशलों, आदतों, बच्चों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा विकसित करते, तो उन्हें समाज का जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य क्यों कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है, यानी समाजीकरण। समाजीकरण को ही उसे कहा जाता है जो समाजीकरण में, विभेदीकरण ना कि समावेशन, मुख्यधारा, समाजीकरण को, यानी हमारा दूसरा राइट आंसर जो उससे लिंकेड हो रहा है। मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल परस्पर क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। व्यक्तित्व भिन्नताओं तथा एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास की निर्धारण करते हैं। फिर है आगे कि मानव विकास को ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। तो हमारा राइट आंसर माना जाएगा इसके अनुसार कौन सा कथन सही है? तो सही है हमारा पहला ही कथन के आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों ही एक जटिल परिस्थिति क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित ही करते हैं, यानी हमारा पहला ही आंसर राइट है। फिर आगे बढ़ते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? देखते हैं एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए। तो शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान अनुसरण किया जाता है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। तो देखो, ना ही निष्क्रिय रूप से प्राप्त किया जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव होगा, ना ही निष्क्रिय। वो पूछ रहा है प्रगतिशील में क्या अच्छा है, यानी अच्छा ही पूछेगा ना कोई। ना ही दोहराना आएगा, तो ये दोनों तो कट चुके हमारे। अब बचे ये दोनों। तो इसमें क्या है कि निर्देशों को क्यों मानेंगे भाई? सर के निर्देश नहीं, उनका ज्ञान लेना है, उनका अनुभव ले तो अच्छे से समझाएंगे ना, निर्देश नहीं देंगे। तो हमारा बच्चा दूसरा वो राइट आंसर है कि विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। राइट, हमारा दूसरा राइट आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लिए शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पालन करना चाहिए? तो देखते हैं एक शिक्षक को क्या पालन करना चाहिए आपकी कक्षा में। तो विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। इस प्रकार के सारोकारों को अनदेखा करना चाहिए। नेगेटिव आ गया अनदेखा, जो नेगेटिव वर्ड है या पॉजिटिव, आप उसको चाहिए पॉजिटिव वर्ड यहाँ मिल रहा है नेगेटिव, तो उसको कट्टा ही कर दीजिए, गलत ही में डालते जाइए। फिर है विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। तो ये भी सही नहीं है कि प्रतियोगिता ही आयोजित की जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने की सलाह क्यों छोड़ना चाहिए पढ़ाई? ये भी नेगेटिव में आ गया, यानी बच्चा हमारा एक, यानी पहला तो वो सही है कि उसमें रोल मॉडल से संबंधित कहानियाँ, उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, तभी बच्चों को अच्छे समझ आएंगी, यानी पहला हमारा राइट आंसर है। फिर एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शामिल शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता, आसक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया, सहानुभूति भाव प्रदर्शन करना चाहिए। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंद बुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। ये गलत आ गया पूरा। उन्हें क्यों अपाहिज बच्चा, मंद बुद्धि बच्चा में वर्गीकृत अलग अलग करो? नहीं, एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ये भी हमारा नेगेटिव में आ गया। पहला में है केवल, ये भी हमारा नेगेटिव में आ गया, जबकि हमें चाहिए पॉजिटिव ना कि नेगेटिव, तो ये भी गलत हो गया। फिर बच्चा अच्छा, इसमें दया सहानुभूति का भाव प्रदर्शन, बिल्कुल क्यों दया सहानुभूति, ये भी थोड़ा अलग ही हो गया। आसक्त ही सबसे बड़ा नेगेटिव है। अब बचा हमारा दूसरा, तो यही राइट होगा ना। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता हो। तो आपको ये मैं क्यों छांट पा रही हूँ कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव? क्योंकि मैंने पॉजिटिव की एक बार पढ़ चुकी हूँ, और वो भी उसकी क्लासेस मैंने बना के डाल दी है इसी चैनल पर, और पेडागोजी की
प्ले लिस्ट में डाल दी, तो आप सभी वहाँ जाकर देख सकते हो इसी चैनल पर। तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, वो आप जल्दी से आंसर हल कर पाओगे। इसलिए आप जाकर प्लीज़ जल्दी देखिए, तो आपको जल्दी से सॉल्व करने में आसानी होगी। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। तो ये किसके सूचक हैं? देखते हैं। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है, तो ये किसके लक्षण हैं? तो सभी में क्या दिया गया? कठिनाई, चिंता, निम्न स्तर और समझना याद करने में कठिनाई, यानी ऐसे शब्द दिए गए कि हम अब देखो यहाँ पढ़ के बताएंगे किस पे वो जोर देता है, यानी किस पर प्रदर्शित करता है, किस लक्षण पर जाता है। तो देखते हैं। मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी, मानसिक क्षति तो नहीं दिख रही इसमें कि कठिनाई है, क्षति मानसिक नहीं दिख रही। एक स्वलीन विद्यार्थी के नहीं, स्वलीन तो है ही नहीं है। एक सृजनात्मक विद्यार्थी, बिल्कुल ही नहीं है सृजनात्मक। तो एक अधिगम आसक्ता वाले विद्यार्थी, राइट, हमारा चौथा आंसर इस पे शक्तिशाली, मतलब इस पर आदर्शित है, इसका सूचक है कि अधिगम आसक्ता नहीं, यही दर्शा रहा है ये सभी वर्ड। तो हमारा चौथा राइट आंसर है, क्या दर्शा रहा है उसी के आधार पर। फिर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? तो देखिए, प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है: साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्षणों में विभाजित करना, समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, नेगेटिव आ गया कि ध्यान नहीं देना बिल्कुल। क्रियात्मक अनम्यता, एक वस्तु के केवल, ये भी केवल आ गया तो नेगेटिव हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब अंतिम देखते हैं। प्रतिक्रिया निर्धारित समस्या प्रस्तुत करके एक ही आयाम को सीमित रखना, सीमित आ गया, यह भी गलत हो गया। तो हमें पॉजिटिव चाहिए था, तो हमारा पहला आंसर राइट है कि साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्षणों में विभाजित करना। तो राइट, हमारा पहला ही है पॉजिटिव, यानी पहला सही हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की समस्याओं को किस प्रकार से बता सकता है, तो संबोधित कर सकता है? देखते हैं। तो प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्ष एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। तो पहला तो ये है, यही सही लग रहा है। देखते हैं आगे। फिर आकलन, पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना, रटने, गलत हो गया, रटने पर बल देना। निर्देश देने के लिए एक तरीका प्रयोग, निर्देश देना गलत हो गया। अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना, ये भी गलत हो गया, अत्यधिक देना। प्रभावशाली, नकल करने को दबाव डालना, ये भी गलत हो गया। तो हमारे ये सभी गलत हो गए, नेगेटिव में आ गए। तो हमारा पॉजिटिव बचा कौन? पहला। तो पहला ही राइट है कि संबोधित कर सकता है इसी को। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्ष एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना, हमारा यानी पहला राइट आंसर है, और पॉजिटिव भी पहला ही है। फिर है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहन करती है? तो एक शिक्षिका है जो अपने कक्षा में सृजनात्मक यानी सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहन करती है, यानी प्रोत्साहित करती है। तो विद्यार्थियों को जोखिम लेने, यानी एक गलत आ गया, और चुनौतियां का सामना, एक गलत हो गया, और हतोत्साहन, इनमें सभी वर्ड इतने नेगेटिव हैं कि पहले ही काट दिया। अपसारी चिंतन पर बल देकर, अपसारी चिंतन बहुत हो जाएगा बच्चों के लिए, तो ये भी गलत आ गया। फिर है अभिसारी चिंतन को हतोत्साहन, ये भी गलत आ गया कि हतोत्साहन करना उनको। क्यों करेंगे हम अपने बच्चों को हतोत्साहन? उन्हें तो और बढ़ावा दो, प्रोत्साहन दो। तो हमारा पॉजिटिव बचा कौन? चौथा तो वही होगा ना कि प्रोत्साहित करके मूल विचारों को महत्व देकर, राइट। तो हमारा चौथा आंसर इसका राइट है, जो कि पॉजिटिव भी है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? तो देखते हैं कौन सा कारक सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। तो विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कौशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेत करने हेतु परिलक्षणों की संख्या को बढ़ाना, नेगेटिव परिलक्षणों की संख्या क्यों बढ़ाना? बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेत करने हेतु पुरस्कार को बढ़ावा देना, बिल्कुल गलत। निर्देश के लिए केवल, यानी ये भी गलत। तो हमारा बच्चा कौन सा? पहला, तो वही राइट होगा ना। इस प्रकार से आप ऐसे लगा सकते हो। इसलिए मैं बताई, देखो मैंने आज की आधी पढ़ा, मैंने शुरू से नहीं था ना
जो दिया नेगेटिव पॉजिटिव बैड पर अब दिया तो पूरे ही क्वेश्चन उसी से हल हो रहे हैं। तो आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिए जाके पॉजिटिव एवं नेगेटिव टेक बैड की, तो आपको उससे बहुत वो मिलेगा अनुभव, और आप बहुत क्वेश्चन हल कर पाएंगे। आपको उतनी थ्योरी भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी और आप उसी से हल कर ले जाएंगे। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखते हैं एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो बच्चे को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए, गलत आ गया। संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। बच्चों के इन विचारों को खारिज करना चाहिए, गलत। बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा, गलत। बच्चा कौन सा? दूसरा यही राइट है कि संवाद के द्वारा, यानी जब हम पढ़ाते हैं उसके द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, जब राइट। जब हम बच्चों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं यानी समझाते हैं उनको, तो हम उनको चुनौती भी देते हैं कि हम जो समझा रहे हैं आपको इतने अच्छे से, हम उनके बारे में आपसे पूछेंगे भी क्वेश्चन, तो उनके लिए चुनौती है। इसलिए चुनौती है कि ये हमको क्वेश्चन भी बताना है, तो हम उस प्रकार से अच्छे से ध्यान देने लगते हैं उस चीज़ पे, इसलिए ये आंसर हमारा राइट है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? तो देखते हैं निम्नलिखित में कौन सी एक शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। तो दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहन करना, प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, संवाद एवं परिचर्चा। तो वो पूछ रहा है क्या नेगेटिव ढूंढना है हमें इसमें, समझ रहे हैं आप? ये आया नेगेटिव, बाकी पॉजिटिव थे था। तो हमारा देखो दूसरा पॉजिटिव है प्रोत्साहन करना, प्रयोग करना यानी संवाद परिचर्चा करना। तो ये हमारे पॉजिटिव, बच्चा कौन नेगेटिव? दोहराना है सबसे बड़ा नेगेटिव, यानी पहला ही नेगेटिव है, पहला ही गलत है। तो ये गलत है तो इसका मतलब ये नहीं छोड़ दो, गलत का भाई गलत, यानी सही यही है, पहला ही सही है, इसलिए हमारा पहला राइट आंसर है। फिर है शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं? अगर शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चे हैं, उनको किस प्रकार व्यवहार कर सकते हैं? तो देखते हैं, उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर, बच्चों को वर्कशीट देकर तो गलत है। कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, नहीं, ऐसे कैसे चलेगा। पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर, नहीं। उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके, राइट। उनसे बात करो, उनकी अभिरुचि का कारण जानो, तब उन्हें समझाओ कोशिश करके, है ना। ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ना कि डांट कर, ना वर्कशीट देकर, ना कि बाहर जाने को कहकर, उन्हें समझाना पड़ता है। तो चौथा हमारा राइट आंसर है। फिर अंतिम 29 क्वेश्चन हमारे यहाँ खत्म होते हैं और पेडागोजी का आज का अंतिम क्वेश्चन, संरचनावादी उपागम बताता है कि क्या ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो क्या है? यथावंत याद करना, अनुबंधन, दंड, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। तो सबसे पॉजिटिव वर्ड है हमारा विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, ना कि दंड दो, याद कराओ, अनुबंधन कराओ। तो उपागम बताता है कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर हम भी कहीं कुछ पढ़ते हैं तो हम पिछले ज्ञान से रिलेटेड करके पढ़ते हैं, ना कि ऐसे कि हम जाके डायरेक्टली सीख जाएंगे। हम पिछला ज्ञान भी उसमें कनेक्ट करते हैं, तभी हम जाके पढ़ पाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी आज की क्लास होती है ख़त्म और 2011 से 2023 के संपूर्ण पेपर लगवाए जा रहे हैं, जो कि पेडागोजी है। तो MPTET, UPTET, HTET और CTET सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन CTET पेपर 2 का पेपर है ये, और जो कि CTET 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा, क्योंकि उच्च लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो निम्न लेवल तो वैसे ही पार हो जाएगा। तो आप सभी इस पेपर को लगाइए और डेली क्लासेस लीजिए, डेली आती हैं। और मेरी गला थोड़ा आज ठीक नहीं था तो उसको इग्नोर कीजिए और चलो डेली क्लासेस लीजिए, आपके लिए ही डालते हैं। कभी ही मिस हो जाती है क्लासेस, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए, बाकी क्लासेस आती हैं आपकी डेली वाइज, ठीक है। और सभी फिर से एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।